लेकिन यूके देवनाथ जी, क्या ये जो लड़ाई नजर आती है, जिस तरह से हमला हुआ, जिसे एक बड़ी पिक्चर सिर्फ नशे की तस्करी और ड्रग्स से कनेक्टेड होने की बात कही गई, क्या यही एक तस्वीर नजर आती है या फिर असल में लड़ाई दरअसल तेल विवाद की है? क्योंकि कहा जाता है कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में ये जो विवाद है ये तो कई दशकों से चल रहा है। जब 1976 में वेनेजुएला ने अपने तेल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं अमेरिका या डीप स्टेट्स बड़े नाराज थे, और यही वजह है कि इंटरफेरेंस की भी बात जो है वो बड़े स्तर पर नजर आई थी, और ये बहुत लंबे वक्त से आसार नजर आ रहे थे कि यहाँ पर बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। नैना जी, अमेरिका में एक फिलोसफर थे मुनरो, उनका राष्ट्रपति, उनका एक डॉक्ट्रिन मुनरो डॉक्ट्रिन के हिसाब से बहुत फेमस है। उसमें उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका को हमेशा यह देखना पड़ेगा कि अमेरिका का बैकयार्ड यानी दक्षिण अमेरिका जो है, लैटिन अमेरिका जो है, वो हमेशा अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहे। इसीलिए अमेरिका ने हर तरह से हथकंडे अपनाए, साम दाम दंड भेद, ताकि जितने भी वहाँ के देश हैं, कोलंबिया, बोलिविया, ब्राजील, अर्जेंटीना, सूरीनाम, चिली, ये सब अमेरिका के साथ रहें। जो भी देश अमेरिका के साथ नहीं रहता, अमेरिका वहाँ उसको लुढ़का देता है। ये चीज़ अमेरिका ने बार बार की है, पिछले 200 साल में, पिछले 100 साल में। अब होता क्या है कि अमेरिका में एक चीज बहुत क्लियर है कि वो अपने को बहुत बड़ा डेमोक्रेसी बताता है, लेकिन दुनिया के सारे देशों में अंदरूनी हस्तक्षेप करता रहता है। जी जी जी। लेटेस्ट हम अभी बात कर रहे थे, इराक में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ। लेटेस्ट तो सीरिया का केस है, जहां पर अमेरिका ने बशर अल असद की सरकार, जिसको वो एकदम नहीं पसंद कर रहे थे, उसको लुढ़काने के लिए उन्होंने एक टेररिस्ट अल शरा जुलानी की मदद ली। जी। अलशरा जुलानी को तो आज से 15 साल पहले अमेरिका अलकायदा और आइसिस बताकर उस पर 10 लाख, 1 मिलियन डॉलर का पुरस्कार रखा था पकड़ने के लिए। और आज अलशरा जुलानी की मदद से अमेरिका ने बशर अल असद को भगाया, और अब वो वहां का सर्विस नेता बन के घूम रहा है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ऑल इन ऑल। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जो हमेशा इस पे यकीन करता है कि अगर जरूरत पड़े तो डिक्टेटर सत्ता पे ले आता है, और अगर जरूरत पड़े तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकारों को भी गिरा देता है। ऐसा ही कुछ चालबाजी इन्होंने वेनेजुएला में। अभी सबसे कमाल की बात देखिए, वहां पे जो हमको लगता है कि ये जो कोरिना मचादो हैं, इनको नोबेल शांति प्राइज मिला बहुत आसान सी, ऐसा नहीं है। इनको प्रॉप अप किया जा रहा था काफी समय से, अलग अलग तरह से, पश्चिमी मीडिया के द्वारा, CIA के द्वारा, कि वो वेनेजुएला में एक पैराशूट ऑपोजिशन पावर पार्टी की तरह आए, और उनके व्यक्तित्व को 10 गुना बढ़ा कर दिया गया, जैसे कि वो वेनेजुएला की भविष्य में प्रेसिडेंट बन सकती है। ये अमेरिका करता है। मोहम्मद यूनिस, किसने नाम सुना था? नोबेल प्राइज जब मिला था तो कुछ लोगों ने नाम सुना था, और अचानक से हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से वो बांग्लादेश में चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। तो अमेरिका से वेनेजुएला को हमेशा खतरा था, जो कि उन्होंने आज करके दिखा दिया। जी, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, बहुत लंबे वक्त से इसकी तस्वीर तो हम देखते ही रहे हैं। हम देखते भी रहे हैं कि 2020 में किसी देश के राष्ट्रपति के ऊपर 15 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित करना, उन्हें आतंकियों की श्रेणी में लेकर आना। चलिए, नार्को टेररिज्म का आरोप तो है वो अमेरिका की तरफ से लगाया जाता रहा, लेकिन इसकी पटकथा बड़े लंबे वक्त से यहाँ पर जरूर देखने को मिली। निपुण आलम INGP मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, विदेश मामलों के जानकार। आपका भी बहुत स्वागत है निपुण जी। लेकिन हमने देखा था कि जब से तनाव नजर आ रहा था, उसके बाद से लगातार मादुरो खुद अपनी ये कहा जाए कि लामबंदी और अपना मोर्चा मजबूत करने की कोशिश में थे। चाहे बात रूस की तरफ से हो, चाहे बात चीन के समर्थन की हो, दुनिया के अलग अलग ऐसे मोर्चे जो कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ में कहा जाए कि उनके उतने अच्छे टर्म्स नहीं हो, वो अपने आप में एक तरह से साधने की कोशिश कर रहे थे। और आज भी जब ये पूरा ऑपरेशन हुआ, उसके पहले जानकारी ऐसी थी कि रूस हो या फिर अन्य देश के जो नुमाइंदे थे वो कहीं ना कहीं वेनेजुएला से कनेक्टेड थे। लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि वहां से राष्ट्रपति तक को उठाकर ले जाया गया। हाँ, देखिए क्या था नैना जी, अगर हम बात करें 10 घंटे पहले चीन के एम्बेसडर दूत जो हैं वो विजिट करके आए थे,
वेनेजुएला के प्रेसिडेंट से मिलकर आए थे। जी। उसके बाद उनको वहां से 10 घंटे के बाद एक कार्रवाई हुई और आनंद फानम अटैक होने के बाद प्रेसिडेंट को उनकी वाइफ के साथ उठा लिया गया। एक्चुअली क्या है कि जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई पूंजीवाद और एक कम्युनिस्ट की लड़ाई भी है। 99 में आपका क्या था कि वेनेजुएला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की सरकार आई और तब से हम देखें 99 से पिछले 26 साल से अमेरिका के वेनेजुएला के साथ संबंध अच्छे नहीं है। और प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट थे वो भी लगातार आपका इतने लंबे समय से क्या थे, आपके सत्ता में थे, सरकार में थे, तो उनका भी क्या था, एक पूरा अच्छा खासा क्या था, दबाव था। और अमेरिका बार बार आरोप लगा रहा था। आप सोचिए, अमेरिका ने तो कई साल पहले ही जो प्रेसिडेंट थे मदुरो, उनको आतंकवादी करार दे दिया था। उनको कह दिया कि ये प्रेसिडेंट है ही नहीं वहां के। तो जब किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को आप प्रेसिडेंट ही नहीं मानेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप उस कंट्री को अकेला छोड़ते हैं और उस कंट्री को दुनिया के और देशों के लिए इनवाइट करने के लिए तो आप छोड़ निपुण जी, देते हैं। चूंकि तो आपकी यही इसी बात कारण पे एक था और कि मन में मेरे सवाल और शंका है, जिस बात को लेकर शायद ये कहा जाए कि वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति भी बार बार कह रहे हैं कि भाई मादुरो और उनकी पत्नी ठीक है या नहीं, जरा उनके सबूत भी पेश कर दीजिए। अब आपने कहा कि भाई अगर अमेरिका उन्हें प्रेसिडेंट नहीं मानता, हमेशा टेररिज्म के तौर पर देखता है, तो अब उनका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, उन पर एक्शन किस तरह से होगा, किसी देश के राष्ट्रपति के तौर पर, या फिर अमेरिका ने एक ऐसे व्यक्ति पर जो राष्ट्रपति तो है पर उसे आतंकी घोषित किया हुआ है, $15 मिलियन का इनाम भी घोषित किया हुआ है, अब एक्शन किस तरह से होगा? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है नैना जी, मुझे कुछ याद आ रहा है इराक का दौर। इराक में जो सद्दाम हुसैन, आपको याद होंगे, सद्दाम हुसैन के ऊपर जो मुकदमा चलाया गया था, उसी तरह का मुकदमा चलाकर कहीं ना कहीं फांसी देने की बातें भी हो सकती हैं। मुझे कुछ ऐसा दौर याद आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार के हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट मानने को तैयार नहीं है, आतंकवादी करार दिया हुआ है, तो अमेरिका तो उनको कह रहा है कि टेररिस्ट को मैंने उठाया है, मैंने एक डिक्टेटर को उठाया है। दुनिया किसी को प्रेसिडेंट मानते रहे, और ऐसा नहीं कि अमेरिका अकेला इस बात को मानता है। 53 देश हैं दुनिया के जो प्रेसिडेंट जो मदुरो थे उनको प्रेसिडेंट नहीं मानते थे। तो अमेरिका का तो कोस और भी ज्यादा क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि देखो जो दुनिया भी नहीं मानती थी, और 53 देश तो काफी बड़ा नंबर हो जाता है ना, कोई अमेरिका के अकेले कहने से तो नहीं होगा। अब बात है कि देखिए स्पेन जैसे देश वो इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, और स्पेन की बड़ी कहानी है। हमने देखा भी कि जो मादुरो का जो लास्ट चुनाव हुआ था और उनके जो विपक्षी थे उनको बाद में माना जाता है, उन्होंने कहा भी आरोप लगाया कि मुझे बहुत धमकियां दी गई, तो भागकर स्पेन भी चले गए। और अभी मैं देख रहा था स्पेन का स्टेटमेंट आया है कि मैं मीडिएटर बनने को तैयार हूँ, कैसे पीस एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है उसके लिए तैयार हूँ। इधर आपका ईयू अपील कर रहा है कि जो वेनेजुएला है उसको शांति रखनी चाहिए और इस कार्रवाई के लिए हम कोई शांतिपूर्ण तरीका निकालेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अमेरिका की कार्रवाई को जायज ठहरा दे रहे हैं। अमेरिका ने जो एक्शन वहां पर लिए उन सबको आप जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, और अमेरिका मुझे लगता है कि वही स्थिति जो सद्दाम हुसैन पे जिस प्रकार से केस चलाया गया था उसी तरह की केस की आपको तस्वीर देखने को मिलेगी। वही केस उन पर चलाया जाएगा जो मदुरो पर सद्दाम हुसैन पे चला था। ये लेकिन बड़ी बात है सिरोही जी, क्या लेकिन अगर इस तरह से जैसे वही बात कह रहे हैं यहाँ पर खासतौर से निपुण आलम बहन जी की सद्दाम हुसैन के साथ में जिस तरह से एक्शन हुआ, क्या मादुरो के ऊपर भी ऐसे ही एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि कई ऐसी कंट्रीज जो हैं वो लगातार कहीं ना कहीं वेनेजुएला और मादुरो के साथ में स्टैंड लेते रहे हैं, और ये जो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ऐसे क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इन्हें चुनौती दी जा सकती है अमेरिका के खिलाफ? देखिए, पहली बात तो नैना जी हमको ये समझना होगा, जैसे ग्रुप कैप्टन साहब ने बताया था कि जो मॉनरो डॉक्ट्रिन है, अभी दिसंबर के महीने में, अभी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी एक जो है नेशनल जिसकी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 की बताई, और उसमें ये बताया कि उनका जो है फोकस इस टाइम जो है वो सदर्न अमेरिका के ऊपर, कैरिबियन के ऊपर होगा, जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर जिसको कहते हैं उसके ऊपर होगा। और हम देख भी रहे हैं कि यूरोप में उनका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, उनका इंटरेस्ट ज्यादा जो है साउथ अमेरिका में बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से इनको निकोलस मादुरो को जो है उठा के दिया गया। अब जो आपका सवाल है कि क्या इनके साथ क्या किस तरीके से बर्ताव किया गया है, जो निपुण जी कह रहे हैं मैं बिल्कुल उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इनको एक टेररिस्ट का करार दे दिया जाएगा, और टेररिस्ट का करार देने के बाद जैसे सद्दाम हुसैन की ट्रायल चलाई थी उसी तरीके से एक फर्जी ट्रायल चलाई जाएगी, और फर्जी ट्रायल जाके इनको भी इसी तरीके से फांसी दे दी जाएगी जो सद्दाम हुसैन को दी। अभी सवाल ये आता है कि अभी हम कह रहे हैं कि रशिया और चाइना का इंटरेस्ट था, लेकिन रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है, इसलिए रशिया उस स्थिति में नहीं है कि
मिलिटरीली, सिर्फ डिप्लोमेटिकली वो अपना जो है असंतोष जाहिर कर सकता है, कंसर्न जाहिर कर सकता है, लेकिन ऑन ग्राउंड वो रशिया कुछ नहीं कर पाएगा। और जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना ने आज तक कभी भी किसी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, तो चाइना भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि रशिया और चाइना इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। और जिस हिसाब से आपने शुरू किया था कि जी तीसरे महायुद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, अभी तक तो वैसा नहीं लगता कि तीसरे महायुद्ध क्या ये कोल्ड वॉर जैसा टेंशन बढ़ाएगा क्या? कोल्ड वॉर जैसी स्थिति लेकर आएगा? बिल्कुल, इसमें कोई दायर नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे वैसे पहले यूनिपोलर था, इसके बाद रशिया के टूटने के बाद अभी यूनिपोलर तो नहीं है, बाइपोलर भी नहीं है, अब जो है ट्राइपोलर है। मतलब एक तरफ रशिया है, एक तरफ चाइना, एक तरफ जो है अमेरिका है। अभी अमेरिका इतना ताकतवर है कि जैसे एक कहावत है, और वो इस केस में बिल्कुल सही बैठते, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो अमेरिका इतना ताकत, जहां पे चाहे वहां के लीडर को उठा लेता है। मुझे समझ में नहीं आता कि अमेरिका को ये पुलिसिंग का रोल किसने दिया है। ये रोल तो यूएन का होना चाहिए। अमेरिका एक वेनेजुएला एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है, उसके आप प्रेसिडेंट को उठा रहे हो ये कह के कि वोटिंग जब इलेक्शन नहीं, लेकिन सर ये भी बात है, जब खुद डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कहते हैं कि यूएन के आगे, यूएन के मुकाबले अब वो खुद डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका अपने आप में इतना मजबूत है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि अब तो यूएन के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिया? अब एक्शन ले या नहीं ले, अभी तो सर्वे सर्वा है यूएस। वही तो मैं बोल रहा हूँ, यूएन तो डिफंक्ट हो चुका है। यूएन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इजराइल का जब दिल करता है इजराइल कर लेता है, रशिया का दिल करता है यूक्रेन पे हमला कर देता है। तो यूएन तो सिर्फ एक वैसे ही दिखाने के लिए रह गया है। असली जो चला रहा है पूरी दुनिया को, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब चल रहे हैं, चाहे वो ईरान में हो। जब उनका दिल करता है तो G20 बहिष्कार कर देते कि वहां पे जो है क्रिश्चियंस के साथ और साउथ अफ्रीका के व्हाइट लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। नाइजीरिया में क्रिश्चियंस के साथ अत्याचार हो रहा है, तो नाइजीरिया में बॉम्ब कर देते हैं। सीरिया में 2 अमेरिकन सोल्जर मारे जाते हैं, तो सीरिया के ऊपर बॉम्ब डाल देते। तो ये तो जो है अमेरिका पूरी की पूरी दादागिरी दिखा रहा है दुनिया में। और मैं ये बता रहा हूं आपको कि अमेरिका की इस दादागिरी को देख के मुझे लगता है कि चाइना ताइवान के ऊपर भी जल्दी से जल्दी हमला करेगा। एक्चुअली इसी बात को ही लेकर एक चिंतित हूँ, क्योंकि 2026 का आगाज इस रूप में हुआ। आपने यही जो बड़ी बात कही कि अब अगर अमेरिका जिस रूप में वेनेजुएला पर रातों रात अटैक कर देता है बगैर किसी के डर के, फिर तो चीन अमेरिका से दबता नहीं, यूएन का उस पर जोर चलता नहीं। और अगर यूएन जैसी पावर ही अभी ऐसा लगता है कि अगर गौण हो चुकी हैं, या फिर वो ये कहा जाए कि अभी उनमें वो पावर ही नजर नहीं आती, तो फिर वो किस तरह से आने वाले वक्त की सिचुएशन बढ़ेगी। लेकिन मुझे जल्दी से यूकी देवनाथ जी एक बात बताइए, हमने जो तस्वीरें अभी देखी हमले की, वो बड़े स्तर पर हमला था, लेकिन सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं या नहीं, अभी इसके बारे में थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन क्या ये कोलैटरल डैमेज की जो परिभाषा देने की बात कही गई वो जस्टिफाइड है? क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो वेनेजुएला का हुआ है। जी हाँ, हमें जेनेवा कन्वेंशन की तरफ गुजरना पड़ेगा, जहां पर कि यह क्लियरली लिखा गया है कि किसी भी युद्ध के दौरान कन्वेंशनल वॉरफेयर में उभय पक्ष के जो कमांडर हैं पूरा ख्याल रखें कि सिविलियन हताहत ना हो। अब वेनेजुएला में जो सिविलियंस हताहत हुए हैं, वेनेजुएला की सरकार दावा कर रही है कि सिविलियन हताहत हुए हैं, लेकिन अमेरिका को ऐसे खबरों से या ऐसे इनपुट से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। अमेरिका देख लीजिए, अफगानिस्तान में हजारों लोग मारे गए, वियतनाम में अमेरिकन बमबारी में हजारों लोग मारे गए, अभी अमेरिका की शह पर गजा में इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है, हजारों लोग मारे गए हैं। तो अमेरिका ऐसे छोटे मोटे सिविलियन कैजुअलिटीज की चिंता नहीं करता है। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हमेशा से बहुत क्लियर रहा कि रूस को कमजोर करो, चीन को बड़ा मत होने दो, और अब अमेरिका ये चाहता है कि पूरे दुनिया में सिर्फ उसी की दुंदुभी बढ़े। अब वेनेजुएला में जो आ रहा है ये समझना पड़ेगा कि इतनी अच्छी तैयारी इन्होंने की थी। अभी तक मैं सारे जितने इनपुट हैं उनको स्टडी कर रहा था, एक आश्चर्यजनक एनालिसिस ये निकल रहा है कि अभी तक कहीं से भी वेनेजुएला की जो आर्मी है, या उनके पास 1 लाख से ज्यादा की आर्मी है, या उनकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, और बढ़ाने का ऐलान किया था। जी हाँ, मदुरा ने तो सितंबर ऑनवर्ड अपनी मिलिशिया को भी एक्टिव कर दिया था। उनकी मिलिशिया 3 लाख स्ट्रेंथ है, सिविलियंस हैं और पॉलिटिकली इंडोक्ट्रिनेटेड है और मदुरा के सपोर्टर थे।
लेकिन सीआईए ने कुछ ऐसा वहां पर कुछ किया पिछले 3 महीने 2 महीने 1 महीने में कि ना आर्मी ना उनकी पैरामिलिट्री अब तक खुलकर अमेरिकन फोर्सेस के अगेंस्ट गई है। अगर एक देश के राष्ट्रपति को हाईजैक कर लिया, देखिए किसी देश के भी राष्ट्रपति इवन पीस टाइम में भी वो 2 3 4 सुरक्षा घेरे में रहते हैं जब युद्ध ना हो। और युद्ध के दौरान तो हर देश अपने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यूके देवनाथ जी, आपकी बात का क्या मैं इशारा ऐसे समझूं कि अगर माद्रो पर एक्शन हुआ तो क्या ये एक सैबोटाइज्ड ऑपरेशन था ये? हाँ जी हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि उन्होंने अंदरन खाने से वेनेजुएला के काफी बड़े तंत्र को, चाहे वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन हो या कुछ हद तक हो सकता है उनकी मिलिट्री को भी या पुलिस को भी अपनी तरफ कर लिया था। देखिए रात को हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, हमें और आपको नजर आ रहे हैं, तो अगर ये हेलीकॉप्टर रात को उड़ रहे हैं तो एक भी, चलो मानता हूं उनके पास बहुत ज्यादा रिटेलिएशन होता, रोकने की ताकतें होती जी। फायरिंग एक AK-47 से तो फायर होता है, एक लाइट मशीन गन से LMG से तो एक हेलीकॉप्टर की तरह फायर होता। अगर उनका चिनूक कहीं पे लैंड कर रहा है तो चिनूक के ऊपर कुछ फायरिंग, उसके आसपास कोई कार्रवाई मेरे को उनके सुरक्षा तंत्र से नहीं ले, तो लगता है कि मदुरै की जो पर्सनल सुरक्षा नेटवर्क था उसको भी कॉम्प्रोमाइज